नमस्कार, आंकड़े हमारे फैसला आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस के साथ तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। हर पार्टी अपने अपने दावे और वादों के साथ हिमाचल प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। मौजूदा समय में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में से किसकी जीत होगी। हिमाचल प्रदेश में कुल सीटें लोकसभा की 4 हैं। कुल वोटर्स 55,56,000, पुरुष मतदाता 28,07,000 हैं, महिला मतदाता 27,49,000 हैं। और जिस दिन वोटिंग होगी, मतगणना होगी, वो तारीख है 4 जून। वहीं हिमाचल प्रदेश लोकसभा की सभी चारों सीटों पर मतदान एक फेज में होगा। 1 जून को यहां पर वोट डाले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश 2019 के अगर नतीजों की बात करें तो सभी 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। कांग्रेस यहां पर खाता भी नहीं खोल पाएगी। हिमाचल प्रदेश का जातिगत समीकरण देखें तो राजपूत 33%, ब्राह्मण 18%, एससी समाज 25%, ओबीसी समुदाय 14% और एसटी समाज 5% है। अन्य वोटर्स 5%। हिमाचल प्रदेश के गर्म मुद्दे को अगर देखा जाए तो उसमें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, स्थानीय मुद्दे, चुनावी बॉन्ड, राज्य सरकार के काम और केंद्र सरकार के काम, सीएए, राम मंदिर का मुद्दा और अनुच्छेद 370 भी चुनावी समर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की सक्रिय पार्टियां हैं बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, लेकिन यहां सीधा मुकाबला अगर किसी राजनीतिक पार्टी में है तो वो बीजेपी और कांग्रेस में ही होता रहा है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं: कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला। अब इन चारों सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार हैं। हर राजनीतिक पार्टी जीत का दावा भी कर रही है, लेकिन इंडिया न्यूज कुछ सवालों के साथ देश की जनता के बीच पहुंच रहा है। इसके साथ साथ हमने कुछ सवाल लिए हैं और वो सवाल हैं हिमाचल प्रदेश के। तो हिमाचल प्रदेश की जनता से हमने जो सवाल पूछे हैं वो इंडिया न्यूज की टीम पहुंची और कुछ सवालों को जाना। वो सवाल आपके सामने। पहला सवाल टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल है कि लोकसभा चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा। 20% लोगों ने कहा विकास मुद्दा होगा, 17% लोगों ने कहा कि महंगाई मुद्दा होगा, 18% लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, 8% लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान होगा और 46% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। 9% मात्र ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि इस पर हमें कुछ भी नहीं कहना है या वो कुछ कहना नहीं चाहते। चर्चा करेंगे विस्तार से। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक वत्स हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, कांग्रेस नेता अनुज अत्रे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे, और हिमांशु त्रिपाठी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी हम चर्चा करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आलोक जी के पास चलता हूं। आलोक जी, फिलहाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और वहां कांग्रेस की सरकार है, लिहाजा बीजेपी हर संभव कोशिश भी कर रही है। हाल के दिनों में वहां पर राजनीतिक घटनाक्रम भी देखा गया, लेकिन सर्वे के दौरान हमने जो सवाल पूछे हैं उसमें कई मसलों पर, चाहे वो विकास हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान हो या बेरोजगारी हो, हर किसी ने अपनी अपनी राय दी है। लेकिन एक बेरोजगारी ऐसा मुद्दा है जिसमें 46% लोगों ने अपनी राय दी है। क्या करें आलोक जी? देखिए, मैं आपका नाम भूल गया, प्लीज अपना नाम बताएगा। जी आलोक साहब, मेरी आवाज आपको मिली? जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? मिल रही है, आपकी आवाज मिली। बताएं। आपका नाम हिमांशु है? नहीं, मेरा नाम मनोज मनु है। अच्छा, सॉरी, मनोज मनु जी। मनोज मनु जी, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, सिर्फ हिमाचल में नहीं, पूरे देश में। लेकिन जिन हालातों में ये क्रिएट हुआ उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं। जिस तरीके की सरकारें थी, जिस तरीके का उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था, उस सब की परिणति है कि इस तरीके की, और उसके बाद कोरोना की मार, इस सब की परिणति है जो ऐसी स्थिति पैदा हुई है।
लेकिन देश के प्रबुद्ध नागरिक, समझदार नौजवान इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी नाम का एक शख्स है जो पिछले 9 वर्ष से नॉन स्टॉप, निरंतर, बगैर एक छुट्टी लिए इस को पाटना चाह रहा है, इस गैप को पाटना चाह रहा है। हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर ले किया है वो अभूतपूर्व है। अब इसके रिजल्ट्स आने चालू हो गए। चलिए, इसके रिजल्ट आना चालू हो रहे हैं, लेकिन तमाम मुद्दों के साथ साथ मैंने जिक्र किया था कि जो लोगों ने अपनी राय दी है कि लोकसभा चुनाव में कौन सा मुद्दा बड़ा है, जिसमें 46% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। वो सवाल पूछा था, उस तरीके से जवाब निकल कर नहीं आएगा। मैं और सारे सवाल लेता हूं, आपके पास आऊंगा। दूसरा सवाल सर्वे का है, 2024 लोकसभा चुनाव में किस आधार पर आप वोट देंगे? हमने ये बात हिमाचल प्रदेश की जनता से पूछी। 30% लोगों ने कहा कि पार्टी के आधार पर वोट देंगे, 13% लोगों ने कहा कि उम्मीदवार के आधार पर वोट देंगे। जाति और धर्म के आधार पर कहने वाला कोई नहीं था कि उस आधार पर वो वोट देगा। 56% लोगों ने कहा कि कामकाज के आधार पर वोट देंगे और मात्र 1% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि इनमें से कोई मुद्दा नहीं है। ये दूसरा सवाल हमने पूछा था कि 2024 में लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे। कांग्रेस नेता अनुज अत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। अनुज साहब, सर्वे के 2 सवाल, दोनों पर आपकी राय। लगता है कि अनुज जी अभी जुड़ नहीं पाए। हिमांशु त्रिपाठी, उनके पास हम चलेंगे। हिमांशु, आप क्या कह रहे हैं दोनों सवालों पर? बिल्कुल, जब से आजादी मिली है तब से कांग्रेस का शासन लंबे समय तक रहा है और गरीबी हटाओ, रोजगार दो का नारा लगातार चुनाव ढंग से कांग्रेस को कामयाबी भी मिलती रही है। बात जब से पीएम मोदी आए हैं, एक बात तो तय है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। तमाम कंपनियां, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल हो या देश के अन्य राज्यों में, वो आई हैं। तो एक दिन में तो गरीबी हट नहीं सकती, लेकिन इसके लिए जो लगातार कई दशक तक कांग्रेस का शासन रहा है, उस शासन काल में क्या हुआ, ये सवाल भी गंभीर है। और अब क्या हो रहा है, ये भी गंभीर है। तो देश में बेरोजगारी की समस्या, चूंकि जिस गति से आबादी बढ़ती है, उस तरह से ना तो रोजगार मिल पा रहा लोगों को, ना इलाज मिल रहा। लेकिन उसके लिए जतन किस तरह किया जा रहा, प्रयास किस तरह किया जा रहा है, इसको देखा जाना चाहिए। और ये निश्चित रूप से आप मानिए कि वर्तमान में, यानी 2014 के बाद से अब तक पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। और दुनिया की कंपनियां इस वजह से, जिस देश को सपेरों का देश कहा जाता था, उस देश में आज सपेरों की जगह दुनिया भर की कंपनियां आके इन्वेस्ट करती हैं, अपनी कंपनियां लगाती हैं, फैक्ट्री लगाती हैं। तो इस वजह से ये मुद्दा जरूर है, लेकिन इस मुद्दे को दूर करने की शिद्दत किसमें है, ये जनता जरूर देखेगी। और निश्चित रूप से मतदान के पहले ये सवाल उठाएंगी, सारी पार्टियां उठाएंगी, एक दूसरे पर आरोप भी लगाएंगी, लेकिन जनता पूछेगी जरूर कि आपने किया क्या है। जनता पूछेगी जरूर कि आपने किया क्या है। लेकिन इन सब के बीच यही माना जाए कि जो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव है, वो स्थानीय मुद्दों की जगह राष्ट्रीय मुद्दों पर ही होंगे, राष्ट्रीय चेहरों पर ही होंगे। बिल्कुल, अगर ऐसा ना होता, आप देखिए ना कि किस तरह से 2022 अभी चुनाव हुआ, सुखविंदर सिंह सीएम बने हैं वहां और कांग्रेस जीती है। लेकिन जब बारी लोकसभा की आती है तो फिर मामला पूरी तरह से पलट जाता है। और जो पिछली लोकसभा हुई थी, उसमें सभी 68 सीटों पर बीजेपी आगे थे। यानी जो हिमाचल में 4 सीटें हैं, लेकिन 68 विधानसभा क्षेत्र है, तो उसमें सब में बीजेपी आगे थी। तो हिमाचल के लोग बेशक जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें स्थानीय मुद्दे देखते हैं, अपना जिला देखते हैं, अपना शहर देखते हैं, यहाँ तक कि अपनी गलियां देखते हैं। लेकिन जब बात राष्ट्र की आती है और लोकसभा चुनाव की आती है, तो फेस 2 ही देखा जाता है, या तो राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। ये बड़ा सवाल है। और जब राष्ट्रीय चेहरों पर चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर वो पलड़ा भारतीय जनता पार्टी का भारी हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर, कामकाज को लेकर और उनकी गारंटी को लेकर बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में। सर्वे का तीसरा सवाल, बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कामकाज कैसा है?
ये हमने हिमाचल प्रदेश की जनता से पूछा। 22% लोगों ने कहा कि खराब है, 38% लोगों ने कहा कि अच्छा है और 32% लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा है। मात्र 8% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। आलोक भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। भट्ट साहब, अगर इस सवाल को देखें जो कि नरेंद्र मोदी के कामकाज को लेकर था, उसमें अच्छा कहने वाले लोगों की राय 38% थी और बहुत अच्छा कहने वाले लोगों की राय 32% थी। 32 और 38 करीब 70% हो जाता है, यानी कि चीजें साफ है। फर्स्ट डिवीजन मनु जी, फर्स्ट डिवीजन। अच्छा, 70% से ऊपर फर्स्ट डिवीजन। ऐसे देश में जिसको कांग्रेस ने 60 साल तक दोनों हाथ से लूटा, हाँ, 3,82 अरब डॉलर के घोटाले किए अपने रेजिम में, वहां पर एक अनवरत प्रयत्नशील सतत 9 वर्ष से बगैर एक छुट्टी लिए देश की और लोगों की सेवा में जुटा रहने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी 70% पा जाता है, तो ये बहुत। अनुज अत्रे हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनके पास चलते हैं। आपने तो फर्स्ट डिवीजन दे ही दिया। अनुज अत्रे साहब, सर्वे के करीब 3 सवाल हमने लोगों से पूछे। क्या ये चुनाव, हमने जो सवाल पूछा, क्या ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को लेकर है? वो कामकाज आप कैसा मानते हैं? वो सर्वे की राय निकल कर सामने आई है। किन मुद्दों पर ये चुनाव है वो भी निकल कर आएगा। क्या कहेंगे हम तीनों चुनाव को लेकर, तीनों सवालों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जनता जब वोट डालने जाएगी और असेस करेगी कि ये जो मुद्दे जो इन्होंने कहे, जो बातें और जो भाषण जो बड़े बड़े 2014 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में किए थे, आज वो सरकार अपने 10 साल के कार्यकाल के बाद उन वादों पे कितनी खरी होती है, निश्चित तौर पे जनता उसको असेस करेगी। आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही अनुज साहब, आपके पास वापस आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हिमांशु त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु जी, अगर तस्वीरों को देखें और आंकड़ों को देखें तो आंकड़े ये बताते हैं कि कामकाज के तौर पर एक बड़ा आंकड़ा, एक बड़ी राय नरेंद्र मोदी के कामकाज को लेकर जा रही है। लेकिन अगर राज्य में सरकार को देखें, सरकार के मुख्यमंत्री को देखें, क्योंकि सरकार अगर होती है तो उसका प्रभाव पड़ता है, उसका असर पड़ता है, तो वहां पर कांग्रेस बड़ी आशान्वित है कि पिछली बार 400 लोकसभा की सीटें हमारे पास नहीं थी, लेकिन इस बार कम से कम कुछ तो सीट हमको मिलेगी। क्या कहा जाए? नहीं, आशान्वित अगर कांग्रेस है तो ये मुझे लगता है कांग्रेस की गलतफहमी है, क्योंकि ये दोनों दो मुद्दे हैं। विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव पूरी तरह से एकदम अलग हो जाता है। इसमें विधानसभा के चुनाव में तो निर्दलीय भी अक्सर जीत जाया करते हैं, लेकिन ये लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है। और इसमें कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी अगर अमेठी से ही अभी तक नहीं फाइनल कर पाए तो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, तो इस सबका बहुत फर्क पड़ता है। अगर कल को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री तो छोड़नी पड़ जाएगी, और छोड़ने पर अगर मजबूर हो जाएंगे तो ये एक मैसेज चला जाएगा कि ये पीछे हटने वाले नेता है। तो राहुल गांधी अमेठी को लेकर भी क्लियर नहीं हो पाया उनका मामला, तो जनता में ये राय जा रही है कि वो पीछे हटने वाले नेता। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश विधानसभा की बात अलग है, लेकिन वो हिलती हुई सरकार, जो सरकार आप वहां देख रहे हैं ना, अभी कुछ दिन पहले हिल रही थी वहां की हिमाचल की सरकार, तो हिलती हुई सरकार को भी बचाना है और उसके बाद लोकसभा चुनाव में मुकाबला भी करना है, और ऐसे नेता के नेतृत्व में मुकाबला करना है जिसका अभी वायनाड तो फाइनल हो गया लेकिन अमेठी फाइनल हो नहीं पाया है। तो अमेठी क्या स्मृति ईरानी अगर जिसको टक्कर देके वापस भेज देने में सफल हो गई अगर स्मृति ईरानी, तो ऐसा शख्स क्या मुकाबला कर पाएगा पीएम मोदी का? ये भी एक बड़ा सवाल है कांग्रेस के लिए। तो ये भी बड़ा सवाल है कांग्रेस के लिए। सर्वे का चौथा सवाल भी ले लेते हैं क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। तो चौथा सवाल क्या कहता है? हिमाचल की जनता से हमने सर्वे का चौथा सवाल पूछा। वो सवाल है कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी फैक्टर कितना काम करेगा। 12% लोगों ने कहा कि थोड़ा काम करेगा, 32% लोगों ने कहा कि ज्यादा काम करेगा, और 35% लोगों ने कहा कि बहुत ज्यादा काम करेगा,
19% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं करेगा, और 2% लोग इस मसले पर, इस सवाल पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। यानी कि मोदी की गारंटी देने की बात जो की जा रही है, मोदी के कामकाज की बात जो की जा रही है, आलोक साहब आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बिना छुट्टी के लगातार 9 साल से देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, उसका असर तो देखा ही जा रहा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कहते हैं कि कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। कहीं ऐसा नहीं है कि इस गलत फहमी में कार्यकर्ता और पन्ना प्रमुख घर से बाहर ना निकले, वो चादर ओढ़ के बैठे रहे और वो सोचे कि यार मोदी की गारंटी है तो काम करने की जरूरत क्या है। Manu ji, we have completed one round of campaigning all over India. और हम सोएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, जब तक नरेंद्र मोदी को तीसरी बार ताज नहीं पहना देंगे। ये वर्कर की जुबान बोल रहा हूं मैं, नॉट एज अ स्पोक्स पर्सन फॉर द बीजेपी। बांध लिया है लिट्टी चोखा सत्तू अपने पोटली में और जनता के साथ अनवरत टच में। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ। आलोक साहब ये तो आज सही कह रहे हैं कि आपने कहा कि जब तक हम जिता नहीं देंगे जब तक सोएंगे नहीं, और विपक्षियों को भी नहीं सोने दे रहे, क्योंकि विपक्षी कह रहे हैं कि साहब कब किसके पास कौन सा ईडी का सम्मन आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, बहुत अच्छा मसला आपने छेड़ा है। सबसे ज्यादा ईडी को लेके माननीय मुख्यमंत्री जेल केजरीवाल जी ने बोला, हंगामा किया, देश को बताया। क्या कहा कोर्ट ने? कोई नेता लॉ से ऊपर नहीं है। ईडी ने पर्याप्त सबूत के बाद उनको अरेस्ट किया है और नहीं दी बेल। सिद्ध हो गया, हमारा इसमें कोई हक नहीं, हमारा हाथ हो भी नहीं सकता है, वो स्वायत्त बॉडी है। लेकिन हाँ, इतना बता दूं मनु जी, इस किसी ने भी राज्य का या सेंटर का पैसा गबन किया है या दुरुपयोग किया है या अपने पाले में डाल दिया है, नरेंद्र मोदी नाम का शख्स उसको पाताल से भी खींच के ले आए। तो अगले कार्यकाल में फिर उम्मीद करें कि ये निगाहें, ये तिरछी निगाहें बीजेपी शासित राज्यों में भी जा सकती हैं। बिल्कुल, कल्प्रेट इज कल्प्रेट, दोषी दोषी है, चाहे वो कोई हो, हमारे दल का क्यों ना हो। कहां है सिंगर? नित्यानंद जी गए थे कि नहीं जेल? केली का बेटा को जेल हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए ये मत कहिए कि हम साथ देते हैं किसी दुराचारी का, या हम साथ देते हैं किसी बलात्कारी का, या हम साथ देते हैं किसी ऐसे आदमी का जो समाज में निशंस कार्य करता हो। लेकिन एक और बात बता दूं, अगर रत्नाकर डाकू से कोई वाल्मीकि हो सकता है तो बीजेपी के शरण में ही हो सकता है, और हिंदुस्तान में कहीं ऐसा मोल्ड नहीं हो सकता उसका। चलिए इसमें संकेत हमारे यहाँ आने के बाद कोई हमारे यहाँ आने के बाद कोई गबन की बात सोचे, कोई दुष्कर्म की बात सोचे, कोई किसी तरीके का घोटाले की बात सोचे, भारी दोपहरिया में वो सांस लेने लायक नहीं रह जाएगा। चलिए उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। सर्वे के 5वें सवाल का जिक्र आलोक साहब कर लेते हैं। सर्वे का 5वां सवाल, आपके लिहाज से 2024 लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? ये हमने हिमाचल की जनता से पूछा। लोगों की राय, 61% लोगों ने कहा कि भाजपा और सहयोगी दलों की, 29% लोगों ने कहा कांग्रेस और सहयोगी दलों की, 2% लोग ऐसे थे जो क्षेत्रीय दलों की सरकार, साझा सरकार बनाने की बात कर रहे थे, और 8% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। यानी कि टैली जो आपके सामने है, लोगों की जो राय निकल कर आई वो सामने है। हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं।
हिमांशु साहब, इस लोकसभा चुनाव 2024 में किन मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है, ये तो पूरा देश देख रहा है, लेकिन इसमें उत्तर और दक्षिण के बीच एक लकीर खींची हुई है। जहां तक बात पहाड़ी राज्यों की है, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर और पूर्वोत्तर राज्य हो, वहां पर भी संकेत करीब करीब साफ दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा गुंजाइश कांग्रेस के लिए इसलिए भी नहीं है कि एक तो चेहरों पर चुनाव हो रहा है। चेहरे के तौर पर एक तरफ नरेंद्र मोदी चेहरा है जो कहीं ना कहीं अपने आप को विश्वास जताने के लिए जनता में सक्षम हुआ है। दूसरी तरफ बहुत बड़ा चेहरा कोई दिखाई नहीं देता, जो चेहरे हैं उन पर भरोसा उठ गया है, ये एक चीज निकल कर आ रही है। इस लिहाज से जो सरकार बनती दिख रही है, अगर हिमाचल प्रदेश की लिहाज से हम समझें, वहां की जनता की राय से समझें, तो 61% लोग ये मान रहे हैं कि भाजपा और सहयोगी दलों की सरकार 2024 में बनती दिख रही है। जी बिल्कुल, जो हिमाचल की राय है, इतने ज्यादा लोग मान रहे हैं इस बात को, बीजेपी की सरकार बन रही है, तो उसके लिए बीजेपी ने तैयारी भी की है। आप देखिए कि वहां की जो 4 सीटें हैं, उसमें चारों पिछली बार 3 लाख से अधिक वोटों से बीजेपी जीती थी। कुछ सीटें तो ऐसी थी जहां 4 लाख वोट से जीत दर्ज हुई थी बीजेपी की, लेकिन जब उपचुनाव हुआ था तो वहां उपचुनाव में मंडी सीट बीजेपी हार गई थी। अब भाजपा हिमाचल की चारों सीटें जीतने के लिए कितना तगड़ा इंतजाम कर रही है। आप देखिए कि मंडी की सीट जो उपचुनाव में हारी थी बीजेपी, उस पर जरा सा भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं समझी बीजेपी ने। और इस बार उन्होंने कंगना रनावत जैसे जो अभिनेत्री है और जो बॉलीवुड में पूरी एक तरह से दमदार अभिनेत्री मानी जाती है, उनको मैदान में उतार दिया। तो वो जो मंडी इलाका है, वहाँ सबसे ज्यादा संख्या भी जो है आबादी की लिहाज से राजपूतों की है, फिर ब्राह्मणों की है, फिर अनुसूचित जाति के, इस तरह से है वहाँ का जातीय समीकरण, तो उसमें भी कंगना रनावत फिट बैठती है। उसके अलावा ग्लैमर भी है। तो ये तो रही हिमाचल की चारों, लेकिन उनके बयानों के कारण थोड़ा सा बीजेपी को परेशानी दिखाई दे रही है। हालांकि वो परेशानी किस हद तक खत्म होगी, इंतजार करना पड़ेगा। अनुज साहब, आज आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही, इसलिए चर्चा आपसे उस तरीके से नहीं हो पा रही है। आप क्या कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश के सर्वे को लेकर? क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? अभी आ रही है, बताएं। जी जी जी, देखिए सर्वेज निश्चित तौर पे जो है सब लोग करवाते हैं, और मालूम नहीं मुझे कि आप किस हद तक पहुंच पा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हिमाचल की कांग्रेस की सरकार ने वहां पर जो है विकास किया है, और जो कांग्रेस ने चुनाव के पूर्व जो वायदे किए थे, और जनता जानती है कि कांग्रेस अपने ही एकमात्र पार्टी ऐसी है जो इसमें जो वायदे पूरी भी करती है और कभी अपने वायदों से मुकरती नहीं है, बीजेपी की तरह उनको जुमले नहीं बताती। आज ये इतना बड़ा महिमा मंडन अपने सरकार की पार्टी की कर रहे थे कि हमारी पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं होता, हमारी पार्टी में गबन नहीं होता है। तो श्रीमान जी जरा इतना बता दीजिए, ये जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के इतना बड़ा जब घोटाला हुआ है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लगी है, क्या वजह है कि 60% इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो कंपनीज ने खरीदे हैं वो भारतीय जनता पार्टी उसको उसमें से गए? क्या कारण है कि 30 में से 22 ऐसी कंपनी है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के भारतीय जनता पार्टी को वो चंदा दिया है? वो कंपनियां हैं जिनके पास ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, उसके बाद वो बॉन्ड खरीदते हैं और भारतीय जनता पार्टी को वो बॉन्ड्स देते हैं चंदे के माध्यम से। तो ये कौन सा एक्सटॉर्शन का आपने नया धंधा निकाला है जिसको आप कहते हैं? ये मुद्दा भी है। हमने जो तमाम लोगों से जो सर्वे किया उसमें इस मुद्दे को भी लिया है, लेकिन परिणाम बताएंगे कि कांग्रेस जिस तरीके से इस मुद्दे को उठा रही है, क्या वाकई जनता को महसूस करा पा रही है, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर देश की जनता ने इसे गंभीर माना है, नहीं माना, ये परिणाम बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो इस सर्वे में हमारे साथ मौजूद रहे।